वापस स्वागत है। तो यह लेक्चर नंबर 51 है और अब हम नए टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेशन की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? तो कोई भी प्रश्न जिसमें एक या अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स शामिल हो, एक या अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के संदर्भ में वे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। यहाँ यह डिफरेंशियल इक्वेशन के उदाहरण हैं, तो हमारे पास इन इक्वेशंस में ये डेरिवेटिव टर्म्स शामिल हैं और इसलिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यह डेरिवेटिव्स ऑर्डिनरी हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस मामले में y x पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे पास यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं। दूसरी इक्वेशन यह भी साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास यहाँ ये डिफरेंशियल टर्म्स dx dy है और इसमें भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t हैं और यह भी दो वेरिएबल x और t पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स की नोशन है और इसलिए इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या पीडी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जो ऑर्डिनरी नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव हैं। यहाँ अन्य क्लासिफिकेशंस हैं जिन्हें हम आर्डर कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या है? और आर्डर और कुछ नहीं बल्कि हाईएस्ट आर्डर के डेरिवेटिव का आर्डर है। उदाहरण के लिए इस पहली इक्वेशन में इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, तो ऑर्डर 4 होगा। इसी तरह इन दो इक्वेशंस के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। यहाँ अन्य टर्मिनोलॉजी है, हम यहाँ डिग्री उपयोग करेंगे और इन इक्वेशंस में यहाँ डिग्री फिर से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री होगी। उदाहरण के लिए इस मामले में यह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पावर 1 है या इस टर्म की डिग्री 1 है, इसलिए यह पहली डिग्री है। लेकिन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहाँ ऑर्डर 4 है और इस इक्वेशन में डिग्री 1 है। फिर से ऑर्डर 1 है क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर पहला ऑर्डर है, जैसे dx टर्म यहाँ मौजूद होगा और कुछ नहीं, या इस मामले में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल्स मौजूद हैं और डिग्री भी 1 है। और इस मामले में यहाँ ऑर्डर 3 है क्योंकि तीसरे ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म्स हैं और डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री 2 में अपीयर होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 है और यहाँ क्रम 3 है। आगे के क्लासिफिकेशंस में लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। यहाँ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहते हैं यदि प्रत्येक डिपेंडेंट वेरिएबल और प्रत्येक डेरिवेटिव पहली डिग्री में होता है। तो यदि हम प्रोडक्ट या पावर नहीं देखते हैं, तब हमारे पास लीनियर टर्म है, जिसका अर्थ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और या डेरिवेटिव्स होता है, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो हम नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है या डेरिवेटिव्स के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट होगा। प्रत्येक लीनियर इक्वेशन पहली डिग्री का होता है, जो स्पष्ट है। तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन में कोई प्रोडक्ट या कोई पावर नहीं होगी, तो यह पहली डिग्री होगी। लेकिन हर पहली डिग्री इक्वेशन लीनियर नहीं हो सकती है, क्योंकि उदाहरण के लिए यहाँ यह दूसरे ऑर्डर का इक्वेशन है और डिग्री यहाँ 1 है, क्योंकि डिग्री को इस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन यह इक्वेशन नॉन लीनियर है इस प्रोडक्ट y और dy ओवर dx के कारण, इसलिए यह नॉन लीनियर इक्वेशन है। और यह पहली डिग्री है, लेकिन यह नॉन लीनियर है, इसलिए प्रत्येक लीनियर इक्वेशन पहली डिग्री का होता है, लेकिन प्रत्येक पहली डिग्री इक्वेशन लीनियर नहीं होगा।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर आते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन डेरिवेटिव टर्म्स के बिना, क्योंकि सॉल्यूशन में हम डेरिवेटिव्स नहीं देखना चाहते हैं, डेरिवेटिव्स इक्वेशन में होंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई भी रिलेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सॉल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल कहलाता है। उदाहरण के लिए हम इस फंक्शन को y और x के बीच के इस रिलेशन को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ लेते हैं। हम क्या जांच करते हैं कि यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है जो डबल प्राइम ओवर y और dy ओवर x और y प्राइम शून्य के इक्वल है। यह सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यह रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है, जिसे हम आसानी से सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इस y का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें -a ओवर एक्स स्क्वायर मिलेगा, और क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में दूसरा डेरिवेटिव भी है, इसलिए हम दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जाएंगे। y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2a होगा, तो फिर से यहाँ यह माइनस माइनस प्लस 2a ओवर एक्स क्यूब होगा, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और हम इसे यहाँ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यह यहाँ पहला, दूसरा यहाँ, तो हमारे पास 2a ओवर एक्स क्यूब हैं, और फिर प्लस यह 2 ओवर एक्स, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर टर्म जो माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर है। हम यहाँ देखते हैं 2a ओवर एक्स क्यूब और यहाँ 2a ओवर एक्स क्यूब हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन का हमें राइट हैंड साइड शून्य मिलेगा। हमने जो देखा है कि यह रिलेशन, यह दिया गया रिलेशन y इक्वल a ओवर एक्स प्लस b इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि यह रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और अब हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन को देखेंगे। इससे पहले हमें कर्व्स के इस फैमिली का इंट्रोडक्शन देना होगा। कर्व्स का एक n पैरामीटर फैमिली इस वन फॉर्म के रिलेशन का सेट है। यहाँ एक्स वाई रिलेशन है, जो इक्वेशन एफ एक्स वाई C1 C2 Cn द्वारा परिभाषित है। ये पैरामीटर्स यहाँ शून्य के इक्वल हैं। इन पैरामीटर को बदलने से आपको यहाँ अलग अलग कर्व्स मिलेंगे, जो कि यह कर्व्स की एक फैमिली है, क्योंकि इस C के विभिन्न मूल्यों के लिए हमारे पास एक अलग कर्व है। और यहाँ उदाहरण इस कंसेंट्रिक सर्कल्स का पहला सेट यदि लेते हैं, इसका अर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर C के इक्वल है, और C एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर फैमिली है, और C एक नॉन निगेटिव रियल नंबर लेता है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए इसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो यह नॉन निगेटिव है, तो यह C को नॉन निगेटिव होना चाहिए, इसलिए यह नॉन निगेटिव रियल वैल्यू लेता है। और C के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये एक ही सेंटर के सर्कल के इक्वेशन हैं। यहाँ यह फैमिली है जिसका हमारे पास केवल एक पैरामीटर है, जो कि C है, और यदि हम C को बदलते रहते हैं तो हमें यहाँ सेम सेंटर के और अलग अलग त्रिज्या वाले सर्कल मिल रहे हैं। फिर से इन सर्कल्स का सेट यदि हम यहाँ लेते हैं, तो अब हम सेंटर के साथ साथ त्रिज्या को भी बदल रहे हैं, इसलिए यह यहाँ सभी सर्कल्स का सेट है। हम C1 C2 और C3 चुन सकते हैं, तो C1 C2 कोई भी रियल नंबर और C3 पॉजिटिव एक नॉन निगेटिव रियल नंबर है। उस स्थिति में यह इन तीन पैरामीटर्स C1 C2 C3 की एक फैमिली है, जबकि पहले यह एक पैरामीटर की फैमिली थी, क्योंकि उस मामले में केवल त्रिज्या अलग थी। यहाँ हमारे पास इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के अलग अलग सेंटर और अलग अलग त्रिज्या हैं। यह एक 3 पैरामीटर्स फैमिली ऑफ सर्कल्स है। और अब हम यह भी देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो हमने पिछले उदाहरण में भी देखा है, वह कर्व्स की एक फैमिली है और कुछ नहीं, जिसे हम अगली स्लाइड्स में भी देखेंगे। दिए गए कर्व के n
पैरामीटर फैमिली के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के इस फॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करें, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यदि हमारे पास कर्व्स की यह n पैरामीटर फैमिली है, मतलब इस दी गई कर्व्स की फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अनुरूप डिफरेंशियल इक्वेशन या एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बनाएं जिसका सॉल्यूशन यह दी गई कर्व्स फैमिली है। तो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वाले कर्व्स के दिए गए फैमिली से हम n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन दी गई फैमिली है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर वास्तव में पैरामीटर की कितनी फैमिली हैं उस पर निर्भर करेगा। हमने यहाँ लिया है कि इसे वास्तव में कैसे प्राप्त किया जाए, तो दिए गए इक्वेशन n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर हमें एक अतिरिक्त इक्वेशन मिली है जो कि n पैरामीटर फैमिली इक्वेशन थी, जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करते रहेंगे। हमें n और इक्वेशंस हैं, जब हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और इस n+1 कुल इक्वेशन में से हम यहाँ पैरामीटर्स के इन कांस्टेंट टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे और फिर हमें वह इक्वेशन मिलेगी जिसमें केवल डेरिवेटिव्स टर्म्स हैं और उस पैरामीटर से 3 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल होंगे। यहाँ इस n+1 इक्वेशन से इसे एलिमिनेट करके हम n ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो हम उदाहरणों की मदद से देखेंगे कि यह यहाँ फॉर्मेशन कैसे काम करता है। अब हम यहाँ इस उदाहरण को कंसिडर करते हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे जो इस रिलेशन एक्स वाई इक्वल ए पावर एक्स और प्लस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस यह एक्स स्क्वायर से संतुष्ट है। यह कर्व्स की दो पैरामीटर फैमिली है, तो हमारे पास ए और बी हैं। यहाँ ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। हमारे पास कर्व्स की ये दो पैरामीटर फैमिली हैं, तो इन दो पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स से हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक अनुरूप डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब हम इस रिलेशन के डेरिवेटिव्स लेने के बाद इस इक्वेशन के ये दोनों कांस्टेंट एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दिए गए फैमिली ऑफ कर्व्स में हमारे पास एक्स वाई इक्वल ए पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, और अगर हम इसे एक्स के संदर्भ में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्स वाई डेरिवेटिव प्लस वाई और एक्स एक का डेरिवेटिव जो कि एक्स वाई प्राइम प्लस वाई है, जो इस एक्स वाई टर्म्स का डेरिवेटिव है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। अब ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स है और यहाँ माइनस बी पावर माइनस एक्स होगा, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है, तो हमने इसे केवल एक बार x के संदर्भ में डिफरेंशिएट किया है और अब हमें इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि हम यहाँ इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखते हैं। यदि हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, हमें इस x और y डबल प्राइम से क्या मिलेगा, और हमें यह y प्राइम यहाँ भी y प्राइम मिलेगा। तो यह 2y प्राइम और यहाँ ए पावर x जो ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास प्लस बी पावर माइनस एक्स और फिर हमारे पास यह दो हैं। तो अब पहले ही इसे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर चुके हैं और अब हम इन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए पावर एक्स और प्लस बी पावर माइनस एक्स जो इस दिए गए रिलेशन में भी है। तो यदि हम यहाँ से उदाहरण के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यदि हम इसे ए पावर एक्स प्लस बी पावर माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसे इस इक्वेशन में यहाँ रखते हैं, तो यह कांस्टेंट टर्म्स हट जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा जिसमें डेरिवेटिव टर्म्स डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हैं। यहाँ इस इक्वेशन का उपयोग करते हुए जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, तो अब हम जो प्राप्त करते हैं वह हमें यह एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम इक्वल है। तो यह एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर से बदल दिया गया है, तो यहाँ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और यह प्लस 2। तो अब हमें यह डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ मिली है जो इस फैमिली
ऑफ कर्व्स के अनुरूप दो पैरामीटर के साथ है, या दूसरे शब्दों में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है लेकिन दो पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स की दी गई फैमिली है। इस तरह से दिए गए फैमिली ऑफ कर्व्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन किया जाता है। मुख्य रूप से इस लेक्चर में आने वाले लेक्चर में हम वास्तव में देखेंगे कि इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे प्राप्त करें। हमारे पास जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का दूसरा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि यह n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ हमारे पास यह n ऑर्डर के डेरिवेटिव और अन्य लोअर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हैं। यह डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है क्योंकि रिलेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसे जनरल सॉल्यूशन के रूप में क्या कहते हैं? यह सॉल्यूशन जिसमें n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में भी पिछली स्लाइड में हमने जो देखा है, हमने दो पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स के साथ शुरू किया है और तब अनुरूप डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था। या किसी भी तरह जब भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, इसके पास वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या दो पैरामीटर होंगे। यहाँ यह जनरल सॉल्यूशन की परिभाषा है जिसमें n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी वाले सॉल्यूशन हैं किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन, और यदि इस तरह के n ऑर्डर के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अनुरूप n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो हम इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। एक और जो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन कोएफिशिएंट्स को कुछ वैल्यू देना जो कुछ अन्य सप्लीमेंट्री पर निर्भर हो सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंडीशंस दी जा सकती हैं अन्य इंफॉर्मेशन के आधार पर। अगर हम इन कोएफिशिएंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि यह जनरल सॉल्यूशन है लेकिन n पैरामीटर्स की फैमिली ऑफ कर्व्स के अलावा और कुछ नहीं है। तो लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होने का मतलब एक पर्टिकुलर कर्व है। तो यह तभी संभव है जब कुछ अन्य सप्लीमेंट्री कंडीशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपूर्ति की जाती है, और फिर इन सप्लीमेंट्री कंडीशंस के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अर्थ है एक या अधिक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देने वाला सॉल्यूशन। सामान्यतः फिजिकल मॉडल से ऐसा किया जाता है कि प्रॉब्लम की फिजिक्स के आधार पर कुछ अतिरिक्त कंडीशंस दी जाती हैं। हम वास्तव में इनमें से कुछ या सभी कांस्टेंट की कंप्यूट कर सकते हैं, और यहाँ सॉल्यूशन के पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है जिसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पर निर्भर करती है। और वास्तव में हमने कम से कम उदाहरणों के माध्यम से देखा है कि n ऑर्डर के एक जनरल सॉल्यूशन में n स्थिरांक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ अब हम उदाहरणों के माध्यम से चलते हैं। इसलिए यहाँ हमारे पास उदाहरण के लिए dy/dx होल स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन है और माइनस यह 4 टाइम्स y शून्य के इक्वल है। यह जनरल सॉल्यूशन है। हम तकनीकों को नहीं ढूंढ रहे हैं या किसी भी तकनीक का उपयोग करके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, उस पर अगले लेक्चर में चर्चा की जाएगी। हम केवल परिभाषाएं प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यह y(x-c) होल स्क्वायर के इक्वल, तो यह एक सॉल्यूशन है। यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता था। तो यदि हम यहाँ dy/dx उदाहरण के लिए यह 2 टाइम्स x-c, और अगर हम अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? 2 टाइम्स यह x-c होल स्क्वायर का 2 गुना और -4 टाइम्स यह y(x-c) होल स्क्वायर। और यहाँ भी हमारे पास 4x-c होल स्क्वायर 4 टाइम्स था, इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा। और हम देखते हैं वह यहाँ सॉल्यूशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और इसलिए
यह एक सॉल्यूशन भी है, इसमें एक यह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल है, यह सी के किसी भी सी वैल्यू के लिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करेगा जिसे हमने देखा है। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और यहाँ ऑर्डर एक था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक था और सॉल्यूशन में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे जनरल सॉल्यूशन कह रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यदि हम इस सी को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, हम डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं क्योंकि सी के किसी भी वैल्यू के लिए एक सॉल्यूशन है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि y एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो y इक्वल एक्स स्क्वायर इस डिफरेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन है और बस इस सी को 0 पर सेट करके। लेकिन अब यह एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पैराबोला एक निश्चित पैराबोला है, लेकिन यहाँ वह पैराबोला इस पैरामीटर पर निर्भर करता है। यह फैमिली ऑफ पैराबोला था, लेकिन अब हमारे पास इस फैमिली से एक पर्टिकुलर कर्व है, तो यदि हम इसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं तो यह जनरल सॉल्यूशन था। दोनों के पास सॉल्यूशन है, लेकिन एक जनरल सॉल्यूशन है, दूसरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर रूप से एक पैरामीटर कर्व्स की इस फैमिली से एक कर्व है। अन्य उदाहरण जिसे हम यहाँ देख सकते हैं, तो यह उदाहरण संख्या 2 है। यहाँ हम y प्राइम माइनस एक्स और y प्राइम होल स्क्वायर 0 के इक्वल कंसिडर करते हैं। अगर हम खोजने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब है कि उस तकनीक पर हम बाद में चर्चा करेंगे, यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। y सी एक्स प्लस 1 ओवर सी के इक्वल है। यहाँ हमारे पास यह एक पैरामीटर फैमिली है, सी इस इक्वेशन में एकमात्र पैरामीटर है, तो यह कर्व्स की एक पैरामीटर फैमिली है और हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि इस सी की किसी भी वैल्यू के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पूरा किया जा सकता है। यह एक जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल था और हमें वह हल मिल रहा है जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है, तो इसलिए हम इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि हम इन कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, तो हम मूल रूप से इस फैमिली को एक एलिमेंट या एक कर्व की इस फैमिली से चुनते हैं जिसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए इस मामले में यदि हम इस सी को 1 के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ हमने सी को 1 के इक्वल लिया है, हमने सी 1 के इक्वल फिक्स किया है और उस स्थिति में यह y एक्स प्लस 1 के इक्वल है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा और जिसे फिर से आसानी से देखा जा सकता है। तो y यह x प्लस 1 है और यहाँ y प्राइम 1 और माइनस यह x होगा और फिर y प्राइम यानी 1 होल स्क्वायर 1 के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड क्या देखते हैं कि यह x कैंसिल हो जाता है, तो एक के इक्वल है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है क्योंकि किसी भी c के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है। लेकिन अब यह y इस x प्लस 1 के इक्वल है जो कि एक कर्व है, यह एक सीधी रेखा है जो इस रेखाओं की फैमिली में से है, तो यह हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रूप में मिला है, तो यह जनरल सॉल्यूशन नहीं है। यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को परिभाषित करने के लिए एक और टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है जिसे एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहा जाता है या हमें इसे इम्प्लीसिट सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन y x के इक्वल है और सॉल्यूशन इस फॉर्म में दिया गया है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल राइट हैंड साइड जिसमें सब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में शामिल है, तो y और x का कोई इम्प्लीसिट रिलेशन नहीं दिया गया है, बल्कि हम इसे x के टर्म्स में y का एक एक्सप्लिसिट रिलेशन कहते हैं। तो y को x के टर्म्स में दिया गया है और कोई अन्य इम्प्लीसिट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसे एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहा जाता है। यदि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से बाहर इस फॉर्म में सॉल्यूशन निकालते हैं कि y x के फंक्शन के इक्वल है और इम्प्लीसिट सॉल्यूशन के मामले में हमें यहाँ x और y का यह संबंध मिलता है,
जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है और इसलिए इसे इम्प्लीसिट सॉल्यूशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस के स्क्वायर y को शून्य के इक्वल लेते हैं और अब हम सब्स्टिट्यूटिंग करके देख सकते हैं वास्तव में इस पॉइंट पर, क्योंकि हम सॉल्यूशन तकनीकों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, यह वास्तव में सॉल्यूशन है क्योंकि यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करेगा और इसलिए। लेकिन हम यहाँ और क्या देखते हैं जहाँ यह एक सप्लिसिट सॉल्यूशन है क्योंकि यह y x के टर्म्स में राइट हैंड साइड दिया गया है, यहाँ x का फंक्शन है, तो यह तब एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन दिया जाता है जब y को x के टर्म्स में दिया जाता है। और अब इम्प्लीसिट सॉल्यूशन के लिए यह एक सप्लिसिट सॉल्यूशन है और यहाँ एक और उदाहरण है जहाँ x प्लस यह 3y प्राइम शून्य के इक्वल है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इस मामले में हम जो देखते हैं कि यह x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कांस्टेंट के इक्वल है, यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है। यदि यह डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो यह एक सॉल्यूशन है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यह क्या रिलेशन 2x प्लस 6y और dy ओवर dx शून्य के इक्वल है, इसलिए यहाँ से हम वास्तव में कंप्यूट कर सकते हैं या हम यहाँ केवल 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ x प्लस 3y और y प्राइम शून्य के इक्वल प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पहले वाले से क्या अलग है, यहाँ इस x y का फंक्शन x के टर्म्स में y के एक्सप्लिसिट रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन यह x और y के टर्म्स में दिया गया एक इम्प्लीसिट रिलेशन है, इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन को इम्प्लीसिट सॉल्यूशन कहते हैं। हम अब इस कंक्लूजन पर आते हैं, तो हमने ऑर्डर को परिभाषित किया है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी और कुछ क्लासिफिकेशन भी हमने किया है। मुख्य रूप से इस पर आधारित है कि इक्वेशन लीनियर है या यह नॉन लीनियर इक्वेशन है। हमने इस लेक्चर में यह भी देखा है कि कैसे दिए गए पैरामीटर एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स से डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करें तो हमें कर्व के इस एन पैरामीटर फैमिली को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते रहना होगा और फिर n प्लस एक इक्वेशंस के सेट से हमें इन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होगा और फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स का रिलेशन प्राप्त करेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। फ्यूचर के लेक्चर्स में अब वास्तव में क्या होगा कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे खोजा जाए, तो सॉल्यूशन कैसे खोजा जाए, कर्व्स की फैमिली का पता कैसे लगाएं कि क्या यह कर्व्स की एक पर्टिकुलर फैमिली या जनरल फैमिली ऑफ कर्व्स है, वह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में होगा। दूसरे शब्दों में, जिसकी हमने यहाँ भी जनरल चर्चा की है, एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसमें एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो जनरल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं लेकिन एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा करता है। और ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने लेक्चर तैयार करने के लिए किया है। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।